राजधानी दिल्ली का पालम का इलाका, जी हाँ, उस तरफ आप जरूर गए होंगे। अगर आप जाते होंगे तो आसमान में हवाई जहाज को भी उड़ते जरूर देखते होंगे। कारण है क्योंकि बगल में ही एयरपोर्ट है। ठीक उसी तरह से एक 5 साल का बच्चा जब अपने पिता के साथ पिता के दफ्तर जाया करता था, तो जब नज़रें पड़ती थी, यानी हवाई जहाज़ की आवाज़ें उसके कान में जब गूंजती थी, तो वो ऊपर उठकर देखता था हवाई जहाज़ को, और उसे लगता था कि कैसा होता है ये हवाई जहाज़, क्या मैं इसे कभी उड़ा सकता हूँ। शाम को जब अपने दोस्तों के साथ वो बैठता था वो बच्चा, तो क्या करता था कि जैसे हम लोग ने भी वो काम किया है कि कागज़ का हवाई जहाज़ बनाकर उड़ाना। ये रेस होती थी कि किसके कागज़ की जो हवाई जहाज़ है सबसे ज़्यादा उड़ान देगी। उसे लगता था कि वो एक दिन देश के लिए कुछ कर सकता है। उसे ये भी महसूस होता था कि वो भारतीय सेना में शामिल हो करके जहाज को वो उड़ा सकता है। लेकिन उसके माता पिता की ये चाहत थी कि कहीं कहीं छोटी मोटी सरकारी नौकरी वो बड़ा होकर कर ले, क्योंकि परिवार का जो इकलौता जो ठहरा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर जज्बा हो, आपके अंदर वो जुनून हो कुछ कर गुजरने का, तो कोई भी बाधाएं आपको रोक नहीं सकती हैं। पत्थर को सबसे ज्यादा गुमान खुद पर होता है। पत्थर यानी वजनदार पत्थर, उसे लगता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता है। उसके अंदर यह फील होता है कि अगर उसे कोई मारने की कोशिश करेगा तो उसे चोट नहीं लगेगा, जो मारने वाला है उसे ही चोट लग जाएगा। लेकिन वो पत्थर भूल जाता है कि घमंड जो है, ताकत जो है, ज्यादा देर तक नहीं रहती है। यानी जब समुद्र की लहरें आती हैं तो पत्थर को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं, और यही अडिग निश्चय उस बच्चे के अंदर था। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम पवन मिश्रा है। न्यूज 24 पे आपका स्वागत है। करगिल विजय दिवस की यात्रा है और आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं जिनका जुनून और जोश देखकर पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त हो गए थे। तो हमारे साथ खुद फाइटर पायलट एसपी सिंह मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। सर, आपका न्यूज़ 24 पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, काफ़ी किस्से हमने आपके बारे में सुना। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि जो मैंने बोला वो क्या सच है और आगे उसमें क्या आप बताना चाहते पवन हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छा, शायद मैं भी अपने आप को इतना अच्छा इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया जितना आपने किया है। और जो आपने इंट्रोडक्शन में जोश जुनून दिखाया है वो मेरे साथ बचपन से रहा है, उससे ज़्यादा है। बचपन से देखिए जी, आपने बताया मेरे पिताजी आईओसी में नौकरी करते थे और मैं उनके साथ जाया करता था पालम। और मुझे बड़ा शौक था कि देख के कि मैं ऐसा जहाज़ कभी ज़िंदगी में उड़ाऊँ। तब मुझे ये नहीं फ़र्क मालूम था कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, सिविल एयरक्राफ्ट है या फाइटर है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं मालूम था। पर धीरे धीरे जैसे स्कूल में गए, स्कूल में टीचर्स को मेरे उत्साह के बारे में पता चला। तो मेरे टीचर्स बहुत थे। मेरा विद्यालय का नाम है नवयुग स्कूल और सूरजनगर में ये गिफ्टेड चिल्ड्रन स्कूल था। तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान जीवनाथ दर्जी, जो अभी स्वर्गवासी हो गए हैं, उन्होंने ये देखा कि मेरे अंदर जज्बा था और उन्होंने टीचर्स को बोला। सभी टीचर्स ने मेरे को उत्साह दिया कि यस, तुम कर सकते हो, और मेरे जुनून को उन्होंने बढ़ावा दिया। मैं उन सब अपने गुरुजनों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस बात में उत्साह दिया। धीरे धीरे करते हुए फ़ौज जाने की जो इच्छा थी वो बढ़ती गई और मैं सीखता चला गया क्या क्या होगा फ़ौज में। और इस तरह मेरे को स्कूल में परेड कैप्टन बनाया गया, जो एक सस्ता था जाने का एनडीए। फिर एनडीए ज्वाइन किया, मैं फर्स्ट शॉट में क्लियर कर गया एनडीए और एयरफोर्स कैडेट की तरह क्लियर हो गया। तो यानी फौजी बनने की जो शुरुआत थी आपकी, सबसे पहले आपने कागज का जहाज बनाया, उसे उड़ाया। उसके बाद आपने ये सोचा कि चलो कोई भी जहाज उड़ा सकते हैं, लेकिन आपने ये सोचा था कि आप फाइटर पायलट बन जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि फाइटर, मुझे एक्चुअली बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि फाइटर जहाज कैसे होते हैं, क्या होता है। हाँ, ये मालूम था कि जहाज़ है। तो बचपन में जैसे आपने बोला, हम जहाज़ बना के उड़ाते थे और मेरा पूरा ध्यान जहाज़ों में रहता। मैं जो भी किताबें पढ़ता था, जो भी स्टोरीज पढ़ता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बड़ी सारी स्टोरीज होती उनको पढ़ता था, उसके पायलट्स ने क्या क्या किया, तो मुझे बड़ा शौक था इन चीज़ों का। वो फिर एक जो बचपन की इच्छा थी, दृढ़ शक्ति, जैसे आपने बोला कि समुद्र की लहरें पत्थर को भी बहा देता, वो उसी तरह हुआ और मैं आगे अपना बढ़ता चला गया और ज्वाइन कर लिया।
अच्छा सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जब आपने ये तय किया कि 12th क्लास के बाद या 11th क्लास के बाद जो है आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो घर में आप बताए होंगे, घर में तो भूचाल आया होगा कि आप फिर, क्योंकि आप घर के इकलौते हैं, इकलौते बेटे हैं, तो फॉर्म जब आप लाए थे तो फॉर्म कैसे भरा था आपने और क्या बोल बताया अपने माता पिता को? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि मैं अपने माता पिता का इकलौता बच्चा हूँ। मैं मेरे कोई भाई बहन नहीं है, अकेला बेटा हूँ और अकेला नहीं है। तो लेकिन जो आप कह रहे हैं भूचाल आया, हाँ थोड़ा बहुत भूचाल जरूर आया, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मेरे को रोके। क्योंकि एक चीज़ बताइए, हमारे देश में सिख जो लोग हैं, हमारे सिखों में ये फ़ौज में जाना एक नॉर्मल प्रक्रिया माना जाता है कि फ़ौज में जाएंगे जाएंगे। तो फौज में ये हमारे ज़माने, उस ज़माने में 1980-70 के दशक में फौज में जाना एक मतलब नॉर्मल था कि हर घर से एक ना एक बच्चा फौज में जाएगा। तो उस रो में यस, पिताजी को कोई वो नहीं था। पिताजी बोला हाँ बेटे जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो। थोड़ा माताजी को जरूर हुआ कि मेरा बेटा अकेला जा रहा है, और उन्होंने ये भी बोला कि तुमसे लड़की कोई शादी नहीं करेगी। तो मैं क्या, कोई नहीं, अगर मैं सिख हूँ। उस जमाने में होता था कि कोई फौजी लड़का है तो उससे शादी नहीं करना है क्योंकि महीनों दूर रहेगा। तो मैंने बोला, मैं अपने माता जी को बोला, मैं क्या इस समय मुझे अपने देश से शादी करना जरूरी है, मैं अपने देश के लिए जाना चाहता हूँ। मुझे उस समय तक जज्बा आ चुका था कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। और आप देखिए मेरे ऊपर बड़ा इंप्रेशन पड़ा। आप उस ज़माने में चित्रहार आता था टीवी पे, ब्लैक एंड वाइट टीवी था, चित्रहार ही आता था। और मैं बड़ा शौकीन था ट्रांजिस्टर का। तो उसमें मैक्सिमम गाने ये मोहम्मद रफ़ी और इनके आते थे, और मन्ना डे के, उसमें सब जो भगत सिंह के और इस तरह के गाने आते थे शहीदी के। तो उसमें बड़ा जोश मिलता रहा। स्कूल में भी जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी होता रहा, मैं खड़ा होकर भाषण जरूर देता रहा, या तो चंद्रशेखर आज़ाद जी पर या भगत सिंह पर, ऐसे कुछ भी करता रहा। तो एक जो जज्बा था वो अपने आप में इतना मेरे ले गया। मुझे माता जी ने थोड़ा फील किया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इजाज़त दी कि नहीं बेटे जाओ करो, मुझे अच्छा है। और उसके बाद मैं फॉर्म नॉर्मल भरा, पिताजी साथ लेके गए और आगे पूरा एग्ज़ाम वगैरह में साथ। तो ऐसा घर में ऐसा कोई मेन नहीं हुआ, या थोड़ा बहुत जरूर माता जी को फील हुआ कि मेरा बेटा अकेला है और दूर जा रहा है। तो ये था बस, उसके अलावा कोई ऐसी। जब आप सर फौज में गए, जब ट्रेनिंग आपकी पूरी हुई, तो ट्रेनिंग के दौरान कोई ऐसी वाकया, इसके बाद फौज ने आप ही को क्यों चुना फाइटर पायलट के लिए? क्या आपके अंदर क्या खासियत रही कि आपको फाइटर पायलट के लिए चुना? हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। शायद ये मेरे जीवन का एक सीक्रेट है जो। तो एनडीए में तो खैर हम सब आर्मी की मेन आर्मी ट्रेनिंग होती है ज्वाइंट, और आखिरी टर्म में लास्ट 6 महीने में अपनी अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की अलग अलग ट्रेनिंग। उसके बाद हम एयरफोर्स एकेडमी जाते हैं। मैं एयरफोर्स एकेडमी गया। किस्मत थी कि मेरे जितने इंस्ट्रक्टर मिले मुझे वो सब फाइटर पायलट थे। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट पायलट के भी इंस्ट्रक्टर होते हैं, हेलीकॉप्टर के होते हैं, पर मेरे को किस्मत से फाइटर पायलट इंस्ट्रक्टर में, तो जो इंस्ट्रक्टर मिले वो फाइटर। और वहाँ पर एयरफोर्स एकेडमी में हमारे 5 इंस्ट्रक्टर ऐसे थे, पाँचों खालसा थे, पाँचों सरदार इंस्ट्रक्टर, और वो पाँचों फाइटर पायलट थे। और उनको देख के ऐसा जुनून आता रहा, वो पूरा टाइम उड़ते थे और बातें, मतलब हमें बड़ा अच्छा लगता रहा, उनसे एक मोटिवेशन मिलती थी। उसके बाद मैं बिदर में गया, तो बिदर में फाइनल ट्रेनिंग थी। और वहाँ पे आप हैरान होंगे, मेरे इंस्ट्रक्टर थे उस समय तब कॉलोनल नीलकंठन, और बाद में एयर मार्शल रिटायर हुए। वो थे तो तमिल, पर पंजाबी हमसे अच्छी बोलते थे। तो वो थे, और उनके साथ पूरी ट्रेनिंग मैंने करी, हो गया, सब हुआ। तो एक लास्ट में इंस्ट्रक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कहाँ पर जाएंगे। तो मेरे को नहीं मालूम था मुझे कहाँ भेजेंगे, तो उन्होंने रिकमेंड किया और मेरा नाम आया फाइटर की लिस्ट में। तो मैं बड़ा ही खुश था उसमें जिस दिन नाम आया। तो ये आपसे सीक्रेट रखा जाता है कि आपको कहाँ, एक पूरी एक हमारी बोर्ड होता है, वो बोर्ड में इंस्ट्रक्टर होते हैं, कमांडेंट होते हैं, सब लोग आपकी जो आपका एप्टीट्यूड है देखते हैं कि आपने कैसी ट्रेनिंग करी, ट्रेनिंग के दौरान आपने क्या क्या किया, आपके अंदर क्या गुण हैं, उनको देख के आपको फाइटर, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर दिया जाता है। तो मेरिट के हिसाब से ये सब देख के टोटल आपका चयन किया जाता है। तो ये मेरे को नहीं मालूम नहीं था मुझे क्या मिलना है। हाँ, ये मैंने पक्का किया था, अगर फाइटर नहीं मिला तो मैं इंस्ट्रक्टर से लड़ जाऊँगा कि मुझे या तो फाइटर लेनी है, नहीं तो नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। लिस्ट में सर जब आपने नाम अपना देखा कि आप एक फाइटर पायलट बनने वाले हैं, बन जाएंगे, तो क्या उस वक्त आपने ऐसा सोचा था कि एक ऐसे युद्ध में होगा जिसमें आप शामिल होंगे जो सालों साल तक उस युद्ध की घटनाओं को याद किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले एयरफोर्स ने ऐसा कोई युद्ध किया नहीं था। मैं करगिल युद्ध की ही बात कर रहा हूँ। तो ऐसा उस लिस्ट में जब नाम आया तो फिर क्या फील हुआ?
कैसा क्या सोचा आपने? क्योंकि जब बच्चा जब होश संभालता है, जब चलना सीखता है, तो तेज तेज भागता है। तो आपके अंदर भी लगा कि कहीं अपने लड़ाकू विमान को उठाऊं और कहीं उड़ाऊं, कहीं कुछ करूं, ऐसा कुछ फील हुआ? हाँ, ये देखिए, जो उस दिन जो खुशी हुई जब मैंने नाम फाइटर पायलट की लिस्ट में रहा, मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता कि इतनी चमक थी उस समय आंखों में, इतना ब्लड जैसे रश करता है, एल्ड्रिन वॉज हाई, और मतलब जैसे बोलते हैं आई वॉज ऑन दी 7th हेवन, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कि शायद मैं बोलूँ कि ईश्वर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, युद्ध का उस समय हमारे, देखिए हम यंग पायलट होते हैं, बनने नए कमीशन होते हैं, तो ये दिमाग में आता नहीं है युद्ध का। हमने युद्ध की कहानियाँ बहुत सुनी, बड़े हमारे जो वीर चक्र विजेता थे, इंस्ट्रक्टर थे, हमारे जो उस समय चीफ इंस्ट्रक्टर थे, अभी रिटायर्ड एयर मार्शल शेखों साहब, वो हमारे बहुत ही अच्छे, वो वीर चक्र 71 वॉर के वीर चक्र हैं, तो वो हमारे एक आइडल थे। तो देख देख के उनको बड़े हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मन में कि कभी युद्ध होगा। उस समय सिर्फ ये था कि मैं आकाश में अकेला कॉकपिट में उड़ूंगा और ऊपर से पूरी दुनिया देखूंगा और देश के लिए करूँगा, बस ये एक। जब ऑपरेशन बद्र की शुरुआत पाकिस्तान के तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने किया, तो आपके पास क्या टास्क आपको मिला? किसी ने आपको बोला कि एसपी अब चलो, तुम्हें अब देश के लिए कुछ करना है? तो ये शब्द जो आप स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम या ट्रेनिंग के दौरान आप सुनते हो कि एसपी तुम्हें कुछ करना है, तो ये शब्द पहला किसने कहा और क्या टास्क आपको मिला? और वो जो सिचुएशंस था सर, क्योंकि मैं भी कारगिल गया हूँ, मैंने कारगिल में देखा है कि पहाड़ों की लड़ाई में हमारी फौज जो है उतनी ट्रेंड नहीं थी, और सबसे विषम परिस्थिति ये थी कि अगर आप आसमान से नीचे देखते हैं तो सब कुछ एक समतल दिखता है, कौन अपने पराये पता नहीं चलता है। तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कैसे आपको सूचना मिली कि अब आपको मेगी किस लेकर के दुश्मन पर टूट पड़ना है? तो क्या क्या किया आपने सर? देखिए, ये बड़े गर्व की बात थी कि हमें देश की सुरक्षा के लिए आह्वान हमारा किया गया। किसी भी फौजी की लाइफ में, मैं पायलट नहीं कर रहा, किसी भी फौजी की लाइफ में ये सबसे ज़्यादा गर्व का दिन होता है जिस दिन देश उसे बुलाता है कि आज हमारी रक्षा के लिए तुम आओ। ठीक है, ये बहुत बड़ा गर्व का दिन होता है, इसके आगे और कुछ नहीं है। अब हुआ क्या, मैं पठानकोट में पोस्टेड था, जो बिल्कुल एरिया ऑफ ऑपरेशन जो वहाँ पे, और फॉर्चुनेटली हमारी स्क्वाड्रन जो है वैली फ्लाइंग जिसे बोलते हैं, वैली ट्रेन, तो मेरी स्क्वाड्रन में सभी पायलट वैली ट्रेन थे, और मैं जो है स्क्वाड्रन का फाइटर कॉम्बैट लीडर था, जिसमें मतलब जो अपने स्क्वाड्रन को कॉम्बैट में एयर पावर में लेके जाएगा। तो मैं उस समय सीनियर लेवल पर था स्क्वाड्रन में। लेकिन उस दिन जब ये हमारी बात कारगिल, जब ऑपरेशन बद्र शुरू हुआ, तो हम लोग सब कलाईकुंडा में थे। कलाईकुंडा में हमारी एक ट्रेनिंग रेंज है फायरिंग की, तो पूरी स्क्वाड्रन में फायरिंग की प्रैक्टिस ही कर रहे थे हम लोग। बिजली के पास जो है। हाँ जी, तो हम लोग फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे थे रोज़ जा रहे के, यंग पायलट, सीनियर पायलट, सब A to ग्राउंड नीचे टारगेट बना के उसमें फायरिंग करते हैं। तो उसके बीच में हमें ये ऑपरेशन बद्र की खबर तो आ गई, टीवी पे सबको आ गई, और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये भी क्या। फिर धीरे धीरे 3-4 में मैसेज है कि अभी एयरफोर्स जो है इसमें भाग ले लिया। अब जब एयरफोर्स भाग ले लिया तो हमें छटपटा हुई कि हम तो वहाँ, हम कलाईकुंडा में बैठे हैं और हमारा देश वहाँ युद्ध में है, हमें क्यों नहीं लिया जा रहा। वो एक फीलिंग आती है, और हम तो पठानकोट के, हमें लाना चाहिए। पर जो भी था डिसीजन हमारे चीफ साहब का, एयर चीफ का और गवर्नमेंट का, बड़ा सही था डिसीजन कि एयर पार करना है। तो उसमें जो स्क्वाड्रन, स्ट्राइक स्क्वाड्रन जो बॉम्ब गिराते हैं और अटैक करते हैं, उस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन MiG-27, MiG-23 और कुछ MiG-21 जो है उनको एम्प्लॉय किया गया, आप जाके अटैक करिए। लेकिन एक पर्टिकुलर MiG-21 के जो टाइप था, टाइप 96, उनके कुछ इंजन्स की प्रॉब्लम आई, तो हमारे जो MiG-21 थे वो टाइप 75 प्योरली जनरली एयर डिफेंस थे, पर वो अटैक भी कर सकते। तो हमें रातों रात आदेश आया, रात को करीब हमें 11 बजे मैसेज, हम तो वेट कर रहे थे कि भाई कल जो है अपने जहाज़ लेकर वॉर जोन में पहुंचिए। तो हम उस रात वार जोन में जाने के लिए आप इंतजार कर रहे थे? घर वालों से आपने बात किया था? कुछ नहीं, किसी ने बात नहीं किया, हम तो वेट कर रहे थे। और जैसे ये नजर आई, घर में तो तड़प होगी ना कि अब तो युद्ध हो गया, बेटा हमारा वहाँ, अब क्या? उनको बता दिया भाई हम यहाँ बैठे हैं, तो ठीक, उससे ऐसा कुछ सबको मालूम था। तो जैसे ही, अब मैं बता दूँ आपको, रात को 11 बजे मैसेज आया, हम सब एक CO साहब के रूम में ही थे, सब बातें कर रहे थे। अच्छा, मैं एक बात रोकना चाहूँगा, अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि जिस फाइटर पायलट को आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आमतौर पर जब आप युद्ध की कहानी किससे सुनते हैं
तो लोग थोड़ा सहम कर बताते हैं, लोग थोड़ा डर कर बताते हैं कि क्या खौफनाक मंजर था। लेकिन हमारे देश के जो फाइटर पायलट है, देखिए इनके चेहरे पे सेकंड आपको नहीं मिलेगा, और तमाम किस्से जो है मुस्कुराते हुए ये बता रहे हैं। मैं उसी लाइन पर रहा था। अच्छा, आपने प्रियम्प्ट कर दिया। मैं ये बता रहा हूँ, जब 11:30 बजे हमें खबर आई, सीईओ साहब ने बोला कि बॉयज वी आर इन, ये सिर्फ ये बोला सीईओ साहब ने, बॉयज वी आर इन, मतलब हम वॉर में जा रहे हैं। बड़ा क्लियर हो गया मैसेज। जैसे ही बोला, आप बिलीव नहीं करेंगे, सारे पायलट उठे और भंगड़ा करने लगे, मतलब लिटरली नाचने लगे कि मतलब जैसे कोई बहुत बड़ी हमें वो ट्रॉफी मिल गई। तो ये जज्बा, ये जोश था सब पायलट्स, दे वर वेटिंग, जल्द से बोलो हम जाएं। और रातों रात हमने जहाज़ तैयार किए। सुबह हमने फर्स्ट लाइट करीब 4:45 उस समय, 4:45 का टाइम सनराइज हो रहा था। हमने फर्स्ट लाइट पर सब जहाज़ टेक ऑफ किए, 16 के 16 जहाज़। और उसके बाद हमने 4 लैंडिंग रस्में करी। पहले वहाँ से गोरखपुर लैंड किए, फिर वहाँ से उसके बाद बरेली लैंड किए, बरेली से अम्बाला लैंड किए, अम्बाला से लैंड करके फाइनली उधमपुर, जो हमारा पठानकोट ऑपरेशन नहीं था, हमें वहाँ बोला गया था, तो वहाँ। तो हम 4 लैंडिंग करने के बाद अलग अलग जगह, और फाइनली करीब 2:30 बजे हम वहाँ पे लैंड कर चुके थे। और रास्ते में कोई हमें खाने पीने की कोई चिंता नहीं किसी को। फटाफट जहाज में पेट्रोल भरा, एयरपोर्ट, फिर पेट्रोल भरा, नेक्स्ट। तो जब लैंड किए तो हमारे कमांडर इन चीफ वहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे थे। तो वहाँ पे कमांडर इन चीफ थे, स्टैंड पर जो सीनियर अफसर सब थे वहाँ पे। तो उन्होंने बुलाया हमें, तो बोला कि तुम कितनी जल्दी अभी जाके वॉर जोन में जा सकते हो। तो मैं सीनियर मोस्ट था उस समय, सीईओ साहब लैंड नहीं किए थे। तो मैं कहा, सर हमारे जहाज़ को तैयार करने का टाइम विद वेपन करीब 45 मिनट है, तो अब से 45 मिनट हम तैयार हैं। कहते हैं ओके गो हेड, स्ट्रेट वे। अभी हमारी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, कुछ नहीं बताया गया क्या करना है, लेकिन हमें बोला पहले जहाज़ तैयार करो। हमने जहाज़ तब तक तैयार करी, तो हमें फिर ब्रीफिंग करी गई, बताया गया कि यहाँ पर एनिमी छुपा हुआ है, ये प्रॉब्लम है, आर्मी को इस तरह मुश्किल हो रही है, वो ऊंचाई पर बैठे हैं, बंकर में बैठे हैं और ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं, और हमारे आर्मी ऊपर नहीं जा पा रही है वो ऑब्वियसली, तो आर्टिलरी फायर भी नहीं जा रही। तो आपको जाके उनके बंकर्स को तबाह करना है, ताकि वो, उसको बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट, कि आपको उनके बम गिरा के उनको नेस्तनाबूद जितना कर सकते करो, जितनी डैमेज कर सकते करो, ताकि उसके बाद हमारी आर्मी फिर ऊपर जा सके, उनकी अपोजिशन कम हो। नहीं तो हमारे आर्मी के काफ़ी जवान अब तक शहीद हो चुके थे। देखिए बड़ा मुश्किल था कि वो ऊंचाइयों पर और अच्छे बंकर में बैठे थे बना के, कॉन्क्रीट बंकर, तो ऊपर से फायरिंग, बराज फायरिंग बोलते हैं, बराज फायरिंग कर रहे, किसी को भी लगेगी गोली, ऊपर से पत्थर भी फेंक दे तो भी लगेगा। और हमारे जवान जो हैं वो नीचे से ऊपर रहना, छुप छुप के पत्थरों के पीछे जाना, अपने को बचाना, और फिर ऊपर फायर करना, और ऊपर फायर करना एक पॉइंटेड एरिया में करना है, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत चाहिए। तो ये सब चीज़ें, और वो छुप के बैठे हैं, तो इन सब चीज़ों के होते हुए हमें बोला गया कि उनके आपको जाके बंकर, पूरा मैप में सब मार्क किए गए, सब कुछ हुआ। अब उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम तैयार तो हो गए, फटाफट हुआ, जहाज़ तैयार हुए, हम भी तैयार। अब जब हम जा रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि किसी भी एयरफोर्स ने आज तक इतनी ऊंचाई पर ऐसे बॉम्ब गिराए नहीं थे। देखिए जो बॉम्ब थे इनको बोलते हैं आयरन बॉम्ब, इनकी कोई गाइडेंस नहीं होती, फ्री फॉल बॉम्ब होते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ से बॉम्ब गिराएंगे तो एक पर्टिकुलर ग्रेविटी और एयर के हिसाब से नीचे आके गिरेगा, डिस्टेंस पर गिरेगा। तो नीचे एरिया में, जैसे आप मान लीजिए राजस्थान एरिया, जब वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो एयर जो है बड़ी थिक होती है, डेंस होती है, एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो आपके बॉम्ब के अगेंस्ट एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो थोड़े डिस्टेंस में जाके गिरते हैं। लेकिन अब यही चीज़ अगर आप हिमालय की ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे तो एयर डेंसिटी कम से कम 1/10 होगी, 1/8 हो जाएगी, तो आपके बॉम्ब की अपोजिशन कम है, तो ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। अब कितना दूर गिरेगा ये बैलिस्टिक किसी को नहीं मालूम, तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं हुई। तो अब ये बैठ के हमने फटाफट कैलकुलेट करा, जल्दी से मैथमेटिक्स लगाया अपना, जो ट्रेनिंग करके वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद उसको जाके हमने फिर बॉम्ब के लिए ये करा कि एक्यूरेसी क्यों चाहिए था, कि अगर आप ऊपर ऊंचाई पर बैठे बॉम्ब गिराते हैं, अगर वो थोड़ा भी हमारी तरफ गिरा बॉम्ब, बंकर टूटा, तो सारी पहाड़ी और बम का जो इफेक्ट है टूट के हमारी फौज के ऊपर आएगा, हमारी आर्मी, तो हमारे ज़्यादा फायदा होने की बजाय नुकसान होगा। तो ये बड़ी मुश्किलें थी जिससे करना था। और हमारे पास उस समय PGM जैसे बोलते हैं, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, जो बिल्कुल एक्यूरेट जाके GPS गाइडेंस लेते हैं, वो सिर्फ मिराज के पास थे और किसी जहाज़ के पास नहीं। तो खैर हमें जाना था, तो फटाफट तैयारी करी गई, कैलकुलेट किया गया, और हम जाके फिर हमने क्या किया, हम 2-2 जहाज़ पेयर में गए। जैसे देखिए गया तो हमने बोला एक जहाज़ कैलकुलेटेड हिसाब से ड्रॉप करेगा, दूसरा देखेगा कहाँ जा रहा है। तो पहले 2 दिन तो इसी तरह बम गिराएगा कि दूसरा पायलट ने देखा आपका बम की एक्यूरेसी क्या है, कहाँ जा रहा है, और नीचे क्या है, उन्होंने शोल्डर फायर मिसाइल लगाई हुई थी,
अगर हम ज़्यादा नीचे आते तो हमारे को मिसाइल फायर करके हमें नुकसान हो जाता। तो हमें काफ़ी ऊंचाई से फायर करना पड़ा, लेवल फ्लाइंग से करना पड़ा। और ये सब चीज़ें जब हुई तो इसके कारण क्या हुआ, एक्यूरेसी आने में टाइम लगा। तो हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं कि वॉर के अंदर ही ट्रेनिंग करी, वॉर के अंदर ही कैलकुलेट करा, वॉर के अंदर ही उसको करा, और 2-3 दिन में हमारी एक्यूरेसी आ गई। फिर हमने एक एक करके उनको उखाड़ा। लेकिन ये जो आप अपना अनुभव बता रहे हैं सर, कि 45 मिनट के अंदर में आपने पूरा तैयारी आपने कर लिया, वार जोन में आप प्रवेश भी कर गए। सर उस वक्त का मौसम तापमान कैसा था? क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो उस महीने में, क्योंकि ये भी था कि नेशनल हाईवे को कब्जा कर लेना है, ले श्रीनगर ले लद्दाख को कब्जा कर लेना है। अगर वो कब्जा हो जाता तो दिल्ली कब्जा हो जाता, हाईवे ही बंद हो जाता। तो मौसम कैसा था? और क्या ऊपर जब आप काफ़ी ऊपर उड़ान में जब आप थे तो नीचे आप क्या देख रहे थे? क्योंकि आपको अपने लोगों को भी बचाना है और दुश्मन को भी खत्म करना है। तो क्या मौसम ने भी आपको परेशानी किया? देखिए, मौसम जो है उस समय खुल चुका था। देखिए तो क्या होता है, उन्होंने सर्दियों में जब बर्फ़ होती है ढकी, उस समय अपने कब्जा, इंटेलिजेंस फेलियर था, देयर इज़ नो डाउट, हम नहीं देख पाए। तो उन्होंने अपने बंकर बना लिए थे, और जब बर्फ़ पिघली है उसके बाद तो फिर वो बंकर बिल्कुल पथरीला इलाका है। तो मौसम तकरीबन साफ था। यस, क्लाउडिंग आती है, कभी क्लाउडिंग आती है थोड़ा, तो कई बार हमें क्लाउड्स के ऊपर जाके करना पड़ा, पर मौसम ने ज़्यादा हमारी फायरिंग पे इफेक्ट नहीं किया। हाँ, ये है कि जब नीचे आप होते थे तो ह्यूमिडिटी होती थी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, पसीने बहुत आते हैं। और लेकिन जब हम फ्लाइंग में कॉकपिट के अंदर चले जाते हैं तो एयर कंडीशन ऊपर काम करता है तो आपको इशू नहीं आता। तो उस तरह से हमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन जो बॉम्ब की जो बैलिस्टिक कैलकुलेशन है, वो हमें ये सब चीज़ें ध्यान में रखे, उसका टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कितना इफेक्ट होगा, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सब हमें करना पड़ा। तो ये एक थोड़ा टीडियस टास्क था जो हमने कर लिया। बाकी मौसम का कोई ऐसा ज़्यादा इफेक्ट ना, कुछ दिन क्लाउडिंग थी, नहीं कर पाए फायरिंग, वो अलग चीज़ है। कितने बंकरों को तबाह किया सर आपने? अब ऐसे याद नहीं है, मैं तो गिनती भूल चुका हूँ। हम जाते थे बस फायरिंग करके आते थे, बंकर बताया था ये बंकर है, इसको करो, मतलब जीतना है, जीतना है और सिर्फ जीतना बस है। सिर्फ हमें हमें ये नहीं था कितने हैं, क्या है। हो सकता है करीब 15-20 बंकर करे हों। तो जहाँ जहाँ हमें टारगेट, उस समय सोचने का समय नहीं था। आप सोचिए, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि इस समय सोचा जाए कहाँ जाना है, क्या करना है। हमें बोला टारगेट ये है, मैप बनाते थे, मैप बनाया, उसका करा, जाके ड्रॉप करके आते थे, और पेड़ में इसलिए फायर करते थे पता चले। देखिए हुआ क्या था, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। जब शुरू में MiG-27 और MiG-23 फर्स्ट डे जब गए फायरिंग करने, तो उस समय बोला गया था डाइव अटैक करने, कि वैली में वहाँ पर डाइव करना है, विच इज़ नॉर्मल वे ऑफ अटैकिंग। लेकिन ये बोला गया था कि वहाँ पर वो मिसाइल लेके बैठे हैं, शोल्डर फायर, आप ज़्यादा नीचे मत आना, नहीं तो आपके फायर कर दिया जाएगा। और ये था कि एक सिंगल पास, मतलब आए, फायर किया, निकल गए, ताकि सरप्राइज एनमी आपको देख ना पाए और उससे पहले आप निकल जाओ, कोई हाई स्पीड होती है। लेकिन हुआ क्या, हमारे जो नचिकेता पायलट थे उस समय, विंग स्क्वाड्रन थे, वो जब फायर कर रहे थे तो उनकी गन फायरिंग रुक गई। तो उन्होंने एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस समझ के उन्होंने दोबारा जहाज़ को लेकर आए, और सेकंड में फायरिंग जब आए तो पूरे स्काई लाइन पर उनका जहाज़ दिखता था सबको। तो नीचे से उन्होंने उनको फायर करके उनका जहाज़ गिरा दिया, और वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। उन्हीं को देखने के लिए कि वो कहाँ पर गिरे हैं, उनका क्या हाल है, हमारे लेट वीर स्क्वाड्रन आहूजा ऊपर ऑर्बिट कर रहे थे। अब आप ऑर्बिट कर रहे हैं तो नीचे एक और मिसाइल मारी गई उनका। तो ये सब होने के बाद जैसे ये हुआ, 2 हमारे जहाज़ गिरे, तो पूरी टैक्टिस एकदम बदलनी पड़ी और बिल्कुल लेवल फ्लाइंग करके हाइट से करना पड़ा। तो इसलिए हमें ये सब बॉम्ब की एक्यूरेसी के लिए और गन की एक्यूरेसी के लिए ये हमें टैक्टिस अपनानी पड़ी। उसके बाद खैर जैसे जैसे हुआ, हमने बंकर गिराए, काफ़ी गिरे, और एक्यूरेसी बढ़ गई। तो जो शुरू में गलतियाँ थी कि बॉम्ब फटने के बाद कुछ पहाड़ी हिस्सा हमारे फौजियों पर खुद पर आ रहा था, वो सब ठीक हो गया। फिर हमने बिल्कुल एक्यूरेसी उनको, क्योंकि दूसरी साइड हम जा भी नहीं सकते, जैसे ही आप दूसरी तरफ जाएंगे उधर F-16 घूम रहे थे उनके, वो तो वेट कर रहे हैं कि आप लाइन क्रॉस करें। हमें स्ट्रिक्ट आदेश था कि अपनी लाइन जो है, बाउंड्री हमारी कंट्री की, उसे क्रॉस नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप क्रॉस करेंगे वहाँ से एयर वॉर शुरू हो जाएगी। और उस समय प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि एयर वॉर शुरू रहे, वो बहुत बड़ा हादसा, बहुत पूरी वॉर शुरू रहती। तो ये बड़े ध्यान से, एक बहुत बड़ी लिमिट थी हमारे ऊपर कि एयरफोर्स जो एक ऑफेंसिव पावर है, जो आप डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोला नहीं, अपने हाथ पैर बांध के थोड़ा थोड़ा ध्यान से करो। ये बड़ी मुश्किल थी, पर ऐसा हुआ कि किया हमारे पायलट्स ने, हमारे सीनियर्स ने जैसा बोला हमने कर पाए। हमें बड़ी खुशी है, गर्व है कि हम इस तरह से भी एयरफोर्स को यूज़ कर पाए। एक बिल्कुल अचंभा था कि कैसे करा, पूरा विश्व जो है इस पर अचंभित है कि जैसे सर 1999 और आज हम 2024 में बैठे हैं, कितना बदलाव आप भारतीय वायुसेना में आप देख रहे हैं?
मतलब बदलाव तो मैं कहूँ जैसे तो संसाधन बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव। हमने देखिए जो भी गलतियाँ हुई उससे लेसन सीखे, उसके बाद एक फास्ट ट्रैक पे प्रोक्योरमेंट की गई, ट्रेनिंग। अब हमारे जो हैं, अब हमारे पास देखिए उस समय हमारे पास थे मिक्टोनन, मिक्टोन 7, मिक्टोन 3, थर्ड जनरेशन एक आप बोलते हैं इनको, जनरेशन में उनके अंदर ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी और वो लोअर ऑल्टीट्यूड पे फायर करने के थे। जो एक अच्छे जहाज से बोल सकते हैं हाई एक्यूरेसी वाले, वो प्रिसीजन वेपन के साथ, वो सिर्फ मिराज शूट डाउन थे, वो भी गिनती में लिमिटेड थे। अब हमारे पास आज हमने फिर मिक्टोनन को अपग्रेड किया, बाइसन बना दिया। उसी बाइसन ने अभिनंदन ने F-16 को शूट डाउन कर दिया। देखिए मिक्टोनन को हमने कितना बढ़िया बना दिया कि उसको ऐसा केबल बना दिया वो F-16 को शूट कर पाए। तो ये चेंज आया कैपेबिलिटी में, नए नए वेपन आए, नए नए ट्रेनिंग पैटर्न आए। एक और देखिए हमने LCA बनाया अपना, लाइट कॉम्बैट एक और तेजस, वो पूरी तरह से सक्षम है हर कार्य में। हमने Su-30 लिए, हमने मिक्टोनन अपग्रेड किया, बाकी और जहाज़ भी अपग्रेड किए। उसके बाद हमने रफाल ले लिए और उधर हेलीकॉप्टर में चिनूक ले लिया और अपैचे ले लिया। इस तरह हमने बहुत अपनी इन्वेंट्री को अच्छा कर लिया है। हर तरह के वेपन आ गए हैं, हर तरह की वॉर में अब हम सक्षम हैं। हम सी के ऊपर, लैंड के ऊपर, हिमालय के ऊपर, कहीं भी अब अच्छे से सक्षम लड़ाई कर सकते हैं। तो हमारी कैपेबिलिटी और वेपन भी अलग अलग तरह, इतने अच्छे अच्छे वेपन हमने ले लिए अभी। आप देखिए बालाकोट स्ट्राइक जो करी, वो एक स्पाइस 2000 नाम का वेपन है जो आप 100 किलोमीटर दूर से मार कर सकते हैं। हम बिना पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस हमने अपनी मिसाइल मिराज से फायर करी और जाके टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर। अगर बात करें जो हालिया जो युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, अजरबैजान, अर्मीनिया, इजराइल, फ़लस्तीन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एयरफोर्स का इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है देखा गया, कम्युनिकेशंस का बड़ा अहम रोल इसमें देखा गया। इस तरह की युद्ध के लिए, भविष्य के युद्ध के लिए एयरफोर्स कितनी ताकतवर बनी है? देखिए बिल्कुल, देखिए ये दो चीज़ें आप दर्शकों को समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, वो रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट है और यूक्रेन नॉन न्यूक्लियर है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो इजराइल हमास है, हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन देश नहीं है और इजराइल एक देश है। तो ये युद्ध जो है अलग तरह से हो रहे हैं। हमारे एरिया में अगर युद्ध होगा तो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया तीनों न्यूक्लियर स्टेट है, तो युद्ध की परिस्थिति बिल्कुल अलग होगी, पहली बात। दूसरी, अब ये जो वॉर है इसमें एयर पार करो, इराक ऑपरेशन के बाद, ओके, आपने जब यूएस ने फोर्स ने इराक पे अटैक किया था, उसके बाद से एयर पार का रोल बिल्कुल चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, एयर पार सपोर्ट रोल में आती थी, आर्मी अटैक करती थी, उसका एयर टारगेट्स, एयरफोर्स आके टारगेट डिस्ट्रॉय करती थी और थोड़े डेप्थ में टारगेट, जैसे असेंबली एरिया है या उनके वेपन स्टोरेज हैं या उनके और मैन्युफैक्चरिंग वेपन मैन्युफैक्चरिंग है, उसको जाके अंदर एनिमी के एरिया में घुस के एयरफोर्स करती थी। अभी वो सब भी है, लेकिन एयरफोर्स अब एक प्राइमेसी बन गया। मतलब एयर वॉर शुरू जो होगी वॉर, वो एयरफोर्स होगी। मतलब हम C8 D8 ऑपरेशन करेंगे, सपरेशन एनिमी डिफेंस एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी डिफेंस। उसके बाद हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, मतलब अंदर एनिमी के एरिया में घुस के भी मारेंगे, बॉर्डर पे भी मारेंगे, बीच के रास्ते में भी मारेंगे, ब्रिजेस भी तोड़ेंगे, उसके वेपन एरिया को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। मतलब एक तरह से सारे अलग अलग एक आठ अलग अलग काम, मतलब एक मैसिव पैकेज जो है, करीब 70-80 एकड़ का पैकेज जाएगा, सब अलग अलग काम डिस्ट्रॉय करेगा। और उसके ऊपर जब आपने बात अभी करी कम्युनिकेशन, तो नेट सेंट्रिक वॉरफेयर बोलते हैं हम उसे। हमारा एवैक्स जो है, एयरबोर्न वार्निंग कंट्रोल, वो हवा में रहेगा, वो सारे जहाज़ों को देखेगा, कंट्रोलर बताएंगे, उनको करेंगे, और कम्युनिकेशन होगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ होगा, नीचे से ग्राउंड से हमारे जो एक सैम है वगैरह वो फायर करेंगे। तो इस तरह से हर तरह UAV करेंगे ऑपरेट, हेलीकॉप्टर करेंगे, इन सबके कम्बिनेशन एक बहुत बड़ा प्लान बनाया जाता है और उस प्लान के तहत मल्टीपल टारगेट्स, अब ये एक टारगेट नहीं है, मल्टीपल टारगेट। अब देखिए कैपेबिलिटी हमारी क्यों इसलिए क्यों हो सका, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी है। Su-30 जहाज में आपको एक सिर्फ कंपैरिजन बताता हूँ अपने दर्शकों के लिए। पहले मिग-21 क्या करता था, एक मिग-21 1 टन वेपन लेके जाता, मतलब 500 की जगह 2 बम लेके जाता है, दैट्स ऑल। यहाँ 4 मिसाइलें, मैक्सिमम 4 मिसाइलें। अब Su-30 जो है वो 10 टन लेके जा सकता है, मतलब सोचिए 10 गुना मिग-21 से वेपन लेके जा सकता है और 12 मिसाइलें लेके जाता है, और सब एक साथ। तो हवा में Su-30 जो है इट्स कॉल्ड डायनेमिक एयर डिफेंस। डायनेमिक वो क्या करता है, हवा में जैसे वेपन लेके घूम रहा है, उसको बोला नीचे टैंक्स की कंसल्टेंट उसको डिस्ट्रॉय करा, जब नीचे आया टैंक्स को डिस्ट्रॉय करा, फिर ऊपर चला गया और फिर ऊपर बोला कि दूसरे एनिमी के एक और आए हैं, उसको एयर डिफेंस करनी है, तो उनको मिसाइल फायर करेगा। तो सारे काम मल्टीपल रोल जैसे होते हैं, सारे काम एक साथ कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या करते हैं, मिग-21 आएगा वो सिर्फ टारगेट डिस्ट्रॉय करेगा, मिग-21 आएगा वो सिर्फ मिसाइल फायर करेगा, इस तरह से अलग अलग। अब ये सारे काम कम्बिनेशन,
तो एक सुपर जो है आपका कंट्रोल आ गया है। मिराज भी ये सब कर सकता है, रफाल भी ये सब कर सकता है, और बड़ी दूर तक 100 किलोमीटर दूर तक मिसाइलें फायर कर सकते हैं। आपको बालाकोट मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 किलोमीटर दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा। पहले होता है टारगेट 3-4 किलोमीटर फायर करेगा और नीचे एयर डिफेंस होते हमारे मिक्स को फायर करते हैं। अब वो खतरा नहीं है, हम दूर से फायर करके खत्म। तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये कैपेबिलिटीज़, ये बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं, और इस समय हम एक पूरी एक अच्छी एयर पावर जिसे बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एयर पावर बन चुके हैं। और इसका नमूना मैं आपको बताता हूँ, इसका जैसे प्रूफ बोलते हैं आप, अभी हमारी एयरफोर्स जो है विश्व की तकरीबन सभी एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज करते हैं। एक साल में कम से कम 15-16 डिफरेंट एयरफोर्स के साथ जाकर हम प्रैक्टिस करते हैं। कभी यूएई एयरफोर्स के साथ, कभी फ्रेंच एयरफोर्स के साथ, कभी यूएस एयरफोर्स के साथ, कभी जापानीज एयरफोर्स के साथ, कभी कोरियन एयरफोर्स, हर कंट्री के उसके साथ, एक्सेप्ट ऑब्वियसली चाइना एंड पाकिस्तान। और जो एक एक्सरसाइज होती है पिच ब्लैक, जो ऑस्ट्रेलिया कंडक्ट करता है हर साल, वो सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज होती है, जिसमें बड़ी सारी कंट्रीज़ के एयरफोर्स के जहाज़ आते हैं और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होती है, पैसिफिक के ऊपर। उसमें हमने जब पार्टिसिपेट किया तो हमारे Su-30 रफाल जो हैं, उस पूरा जो स्थान आया उनका नंबर 1 पे थे। पहली बार पार्टिसिपेट, सबको पूछा छोड़ दिया। तो मतलब जिसे बोलना चाहिए कि हम छा गए। सर, तो ये हमारी कैपेबिलिटी है। सर एक घटना का आपने जिक्र किया था कि जब आपके सीनियर ने आकर बोला कि अब आप तैयार हो जाइए, अब चलना है, तो आप लोगों ने भांगड़ा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक फौजी के मन में होता है कि युद्ध का अगर पार्ट ना बने तो फौजी क्यों रहा। अब सर सरकार ने जो अग्निवीर योजना जो लेकर के आई है, युवा बड़े मायूस हैं कि अग्निवीर योजना उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि अगर देश के लिए अगर वो भी कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप इस योजना को कितना सही मानते हैं, और आपको क्या लगता है कि अग्निवीर वायुवीर जब ये बनेंगे तो वायुवीर बनने के बाद कितना वो अहम अपना रोल दे सकते हैं? देखिए, अग्निवीर में दो पोर्शन हैं। पहला पोर्शन है कि आप जो एक मौका दे रहे हैं यंग बच्चे को कि भाई आप 3 साल 4 साल फौज ज्वाइन करिए, और अगर आपको लगता है कि भाई मैं फौजी भाई नहीं लाइफ जी सकता या मुश्किल है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वापस सिविल में आ जाएं। नहीं तो पहले क्या था, 15 साल का बॉन्ड होता है, आप छोड़ नहीं सकते। ये पहली चीज़ है। दूसरी है कि आप जो फौज में जैसे हमने एक बार सिलेक्ट कर लिए, अब उसके बाद वो परफॉर्म कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, कुछ इशू है, तो उसको बाहर निकालना बड़ा दुख होता है कि उसको निकालें। भाई हमने आप उसको बोला कि हम 15 साल रखेंगे, तो आप उसको वॉर के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो बड़े सारे इस तरह के फैक्टर्स हैं जो सोच के बोला गया कि एक विन विन सिचुएशन निकाली जाए, जिससे एक यंग बच्चे को मौका भी मिले कि वो देख सके, हाँ जो रहना चाहते हैं वो रह जाएं और उसके बाद उनका कैरियर पूरा चले, और जो छोड़ के जाना चाहते हैं उनको भी एक ऑप्शन होगी, जा सकते हैं, और उनके लिए एक सेकंड कैरियर ऑप्शन बाहर क्रिएट की जाए, जहाँ वो CRPF में BSF में जाके वहाँ कर पाएँ, या सिविल में बैक वापस आके CA कर पाएँ, या और कोई काम कर पाएँ। तो इस तरह से एक्चुअली इसका ये सोच के बनाया गया। अब अग्निवीर में एक और आपको फ़ायदा जो इस योजना से होना था, मैं सिर्फ पहले बता रहा हूँ थॉट प्रोसेस क्या है। तो उसमें ये भी था कि जो लोग बाहर आएंगे वो एक सशक्त बैक की तरह अवेलेबल रहेंगे कि अगर लंबी वॉर कभी होती है तो आपको वॉर चलती है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर है, अब उसमें काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, काफ़ी लोग शहीद हो रहे हैं, तो उनको चाहिए नए यंग बच्चे जो हैं वो आके पार्टिसिपेट करें वॉर में देश की रक्षा के लिए। तो उस समय आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर उतना टाइम आपका लगेगा, वॉर के चलते आप ट्रेनिंग कहाँ से दोगे। तो एक ये ट्रेंड फोर्स आपके पास सिविल में अवेलेबल है, उनका एक बॉन्ड होगा, भाई जब ज़रूरत पड़ेगी देश को आपकी तो आपको बुलाया जा सकता है, अगर आप आ सकते हैं तो उसमें आइए, देश की सकता, ऐसा कोई कभी सिचुएशन आई तो उनको भी फ़ायदा है और देश को भी फ़ायदा है। ये थॉट प्रोसेस था जिसको करने के लिए। तीसरी बात थी कि यंग बच्चे को एक जॉब मिलेगा जिसमें एटलीस्ट वो कुछ कमाना शुरू कर देगा, और जब वो बाहर जाएगा तो उसको एक अच्छा अमाउंट दिया जाएगा जिससे वो अपना एक बिज़नेस शुरू कर सकता है या अपनी पढ़ाई या हायर पढ़ाई कर सकता है, और ये सब चीज़। तो बड़े सारे थॉट प्रोसेस थे जिनको सोच के ये किया गया। हाँ, उसमें जो फीलिंग आई हमारे यंग बच्चों को वो उनकी भी जायज़ है कि उनको लगता है नहीं, जैसे मैं सिरसा स्टेशन का बेस कमांडर था, एयरफोर्स बेस कमांडर, वो Su-30 बेस था हमारा, तो वहाँ पे बहुत फौजी फैमिली था, बहुत, इनफैक्ट हर घर से एक फौजी है। तो मैं जब उनके साथ बुजुर्गों के साथ जो रिटायर्ड थे उनसे बात करता, उनका यही जज्बा होता है कि हमें तो फ़ौज में जाना है। रीज़न क्या था, हमें फ़ौज की नौकरी करनी है। तो उस तरह जो लोग थे, जो उस फैमिली थी, उनको बड़ा बुरा लगा कि भाई
इतनी जल्दी ऐसे फील होता था जैसे रिजेक्ट कर दिया। देखिए ये एक स्टिग्मा बन गया कि जिन बच्चों को बाहर भेजा जाना था उनको ये फीलिंग आ गई कि हमें जो है फौज से जैसे निकाल दिया गया। तो वो एक फीलिंग जो है उसने थोड़ा सा उनको मॉरली डिमोरलाइज कर दिया, और ये एक फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा घर कर गई। और सही ठीक है, बच्चों की सोच है और उनको लगा भी, उसमें कोई गलत नहीं है। तो इसलिए ये एक स्कीम जो बनाई गई थी, हाँ थोड़ा इसमें सुधार की गुंजाइश ज़रूर है, थोड़ा मतलब करनी पड़ेगी। आप समय बढ़ाइए, लोगों को ऑप्शन दीजिए, और हो सकता है वो देखिए पुराना जो सिस्टम था उसमें कंटिन्यूस वे में आना, कंटिन्यूस जाना, वो एक जैसे एक वो रूटीन सरकारी नौकरी बन गया। फौज जो है सरकारी नौकरी नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ। वो इसलिए है कि आपके अंदर जज्बा हो, पैशन हो। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने नौकरी के लिए नहीं फौज ज्वाइन कर दी, मुझे देश का जज्बा, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या कमाई, मुझे कुछ नहीं पता था, ना मैंने कभी बॉदर किया। तो एक जज्बा चाहिए। चलिए, फाइटर पायलट एसपी सिंह की कहानी हमने आपको सुनाया, एक जज्बा और अदम साहस का परिचय दिया, जिसके बाद दुश्मन को हमारी सीमा रेखा से पीछे हटना पड़ा और दुश्मनों को इन्होंने नेस्तनाबूद किया। तो हमारे खास कार्यक्रम वीरगाथा में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और शूरवीर की कहानी हम आपको सुनाएंगे। नमस्कार।